बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज के लास्ट टू प्रोग्राम्स हैं, एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ना सिर्फ हम इनको डिस्कस करेंगे बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। आपने इसको ध्यान से समझना है। फंक्शंस बनाने का जो मेथड है वो आपको आना चाहिए, तो ध्यान से इसको समझिएगा और इसके अलावा आपने खुद भी इसको परफॉर्म करना है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारे पास एक प्रोग्राम है और इसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर ए नंबर एंड कॉल्स अ फंक्शन फैक्टोरियल। यानी एक प्रोग्राम आपने बनाना है जिसमें आपने यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है और उस नंबर एंटर करने के बाद आपने एक फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम होगा फैक्टोरियल टू कंप्यूट इट्स फैक्टोरियल। यानी जो नंबर यूजर ने दिया होगा उसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। Write the function factorial that has one input parameter and returns the factorial of the number passed to it। और इस फंक्शन में एक इनपुट पैरामीटर होगा और जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन के बाद जो आंसर होगा वो ये वाला फंक्शन हमारा पास आउट कर देगा, यानी जो रिजल्ट है उसको पास कर देगा। तो इसको बनाते हैं। वही वाला प्रोग्राम है जो चैप्टर नंबर 12 में आपने किया होगा, फैक्टोरियल वाला, बस इसमें आपने फंक्शन बनाकर ही काम करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उनको ऐड करते हैं। hash include stdio.h और इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। hash include conio.h, ये दो हेडर फाइल्स मैंने लगा दी। उसके बाद मेन का फंक्शन यहाँ पर हम करते हैं int main, उसके बाद इसकी बॉडी बना दी। अब हमने क्या करना है कि एक वेरिएबल लेना है int num के नाम से और इसमें हम यूजर से क्या लेंगे, वैल्यू गेट करेंगे। अब हमने क्या करना होता है, देखिए जब भी हमने एक फंक्शन बनाना तो उसकी प्रोटोटाइप भी लगानी होती है। तो चूंकि हमारा फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इससे पहले एक प्रोटोटाइप लिखता हूँ अपने फंक्शन की और इसकी जो मैं रिटर्न टाइप है वो लॉन्ग कर देता हूँ, क्योंकि लॉन्ग एक बड़ी डाटा टाइप है और हो सकता है कि फैक्टोरियल किसी बड़े नंबर का हो तो वो फिर इंटीजर में स्टोर ना हो सके। तो अर्थमेटिक ओवरफ्लो से बचने के लिए हमने ऐसा किया और फंक्शन का नाम उसने हमें बताया हुआ फैक्टोरियल और इसके अंदर एक ही आर्गुमेंट है जो एक्सेप्ट करेगा, इसको एन कर देते हैं और उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं प्रोटोटाइप के बाद। ये आपको पता है। अब हमने जब यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो उसके बाद एक और वेरिएबल हम लेंगे लॉन्ग, जिसके अंदर हमने आंसर स्टोर करवाना है और इसको हम ले लेते हैं एफ, जिसके अंदर हमने फैक्टोरियल का आंसर जो वहां से रिटर्न होके आएगा हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन से, वो इसके अंदर स्टोर करवाना है हमने। तो प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट करते हैं उसको एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर और उसके बाद scanf और यहाँ पे %d और उसके बाद हम वैल्यू किस में गेट कर रहे हैं, num के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने num के वेरिएबल में वैल्यू गेट कर ली। वैल्यू गेट करने के बाद मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल करूंगा और f को किसके इक्वल रखूंगा, फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल वाला फंक्शन हमारा कॉल हुआ और वैल्यू जो पास करनी है वो num की होगी जो यूजर एंटर करेगा। उसके बाद प्रिंट एफ में हमने आउटपुट शो कर देनी है कि फैक्टोरियल क्या फाइंड आउट हुआ वो हमने दिखाना है। तो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू %। अब चूंकि हमारे पास एफ जो है वो लॉन्ग है तो लॉन्ग इंटीजर जो होता है उसके लिए %LD हम लगाते हैं और कोमा के बाद एफ की वैल्यू यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे और फिर रिटर्न 0, क्योंकि हमने मेन की रिटर्न टाइप इंट लिखी हुई है इस वजह से रिटर्न 0 किया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है और यूजर डिफाइंड फंक्शन में रिटर्न टाइप है हमारे पास लॉन्ग इंटीजर के तौर पे और फैक्टोरियल फंक्शन का नाम है और इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो इंट n है, हमने प्रोटोटाइप में यही बताई हुई है। अब हमने क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल ये है कि एक वेरिएबल हम लेते हैं इंट i और i जो है वो उस पर हमने लूप लगाना है। आपकी मर्जी, आप इसको डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, तो इसको फॉर लूप में कर लेंगे और लॉन्ग एक वेरिएबल ले देते हैं फैक्ट के नाम से, जिसके अंदर हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा और इसको वैल्यू हम यहाँ पर 1 दे देते हैं। जिस तरह से हमने सम कैलकुलेट किया था, तो जब हमने सीरीज प्रिंट करने वाला प्रोग्राम बनाया था आपको याद होगा, उसमें मैंने जो सम का वेरिएबल था यानी s था जिसके अंदर सम कैलकुलेट होकर स्टोर हो रहा था, उसकी वैल्यू मैंने 0 की थी, क्योंकि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, उसके साथ अगर कोई नंबर प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है,
तो इसलिए इसको 1 ले लिया ताकि 1 के साथ जब फर्स्ट टाइम कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो उससे कोई फर्क ना पड़े। अब मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया और फॉर लूप लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इंट आई मैंने डिक्लेयर किया आई इज इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन इक्वल्स टू हमने कहाँ तक इसको लेकर जाना है एम तक, जो यूजर ने वैल्यू दी और पास हुई एम के अंदर। और उसके बाद हमने कर देना है आई प्लस प्लस। मैं भी आपको ये डिटेल से समझा भी देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। और लूप में हमने क्या करना है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू आई। फैक्ट जो है उसके साथ आई को हर बार हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और उसके बाद हमने जब ये कंप्लीट हो जाएगा लूप तो हमने रिटर्न कर देनी है फैक्ट की वैल्यू जो फैक्ट वेरिएबल में कैलकुलेट हो चुका होगा हमारा फैक्टोरियल। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4, तो 4 का फैक्टोरियल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसे कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसके पीछे जितने भी नंबर हैं उन सबसे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यूजर ने जो वैल्यू दी n में, तो हमने लूप लगाया 1 से लेकर कहाँ तक n तक, और फैक्ट के अंदर हर बार वो नंबर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। यानी इसका मतलब आपको पता है कि अल्टीमेटली ये है कि फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। यानी फैक्ट की वैल्यू के साथ आई जो है वो हर बार मल्टीप्लाई होते चले जाएगा और आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी 1 2 3 एंड सो ऑन जब तक n मीट नहीं कर जाता उसको। तो अगर 4 का फैक्टोरियल तो 4 तक ये चलेगा लूप, अगर 10 का फैक्टोरियल है तो 10 तक चलेगा ये लूप। और इसी तरह से जो आंसर है हमारा वो फैक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है ना, तो क्योंकि हमारे पास फैक्ट जो है वो वेरिएबल है जिसमें हमने आंसर स्टोर करना है। तो अगर उसने कहा हमें 50 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता इतना बड़ा नंबर, उसकी रेंज से बढ़ जाएगा। उसके लिए हमने इसको लॉन्ग के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ, और आंसर जिसमें स्टोर होना है जाके उसको हमने फिर एफ है हमारे पास वेरिएबल, उसको भी हमने यहाँ पर लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ और हमने रिटर्न कर देनी फैक्ट की वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पर कमेंट ऐड किया, आप यहाँ पर चाहे इसको ना भी करें कोई मसला नहीं, समझाने के लिए किया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल एंड रन, और जब हमने इसको कंपाइल एंड रन किया तो उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आ गई एंटर एनी नंबर। एंटर एनी नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 5, तो 5 का फैक्टोरियल जो है वो देखिए क्या है, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120, और 5 का फैक्टोरियल 120 ही बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। यानी यहाँ पे जो हमने नंबर एंटर किया यूजर ने 5, वो 5 किस में चला गया, यहाँ पे नम में। तो नम की वैल्यू यहाँ पास हुई n को, और फैक्ट की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 1 है। तो लूप चलना है 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है i लेस देन इक्वल्स टू n। तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और हर बार नंबर जो है वो प्लस होता चला जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से इसका फैक्टोरियल हुआ। तो हमने 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई किया, अब 5 से रिवर्स की तरफ मल्टीप्लाई कर दें 1 तक, तब भी कोई मसला नहीं है कि आंसर आएगा ना। देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें या अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो बात एक ही है। अगर हम रिवर्स भी कर दें नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी चीज को हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो इस तरह से हमने वही काम किया हुआ है। आपकी मर्जी है 5 से 1 की तरफ रिवर्स ले गई या 1 से 5 की तरफ ले गए, बात एक ही है। और हमें तो नहीं पता उसने 5 एंटर किए, उसके लिए हमने n का वेरिएबल लिया हुआ है, और जो भी नंबर एंटर करेगा n में वही वहां तक हमारा लूप चलेगा और फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं एक और नंबर, बड़ा नंबर देकर आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर फर्ज करते हैं उसने नंबर एंटर किया फॉर एग्जांपल 22, तो इसका फैक्टोरियल 22 का देखें ये आ गया 522715136, ये डिजिट्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, जीसीडी फाइंड करना है दो नंबर्स का। तो इसमें भी अपने फंक्शन बनाना है। मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, राइट अ फंक्शन जीसीडी दैट हैज टू इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी आपने यूजर से दो नंबर्स लेने हैं और एक फंक्शन आपने बनाना है जीसीडी के नाम से। उस फंक्शन के अंदर दो इनपुट पैरामीटर्स होंगे और वो दो नंबर आपने यूजर से लेने होंगे, और उन दो नंबर्स का आपने जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है। Write a complete C program that inputs two numbers and call the function GCD to compute the greatest common divisor of the numbers entered। और आपने एक फंक्शन बनाकर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है उसको कैलकुलेट करना है। So, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो मेन फंक्शन हमारे पास बना हुआ है, हम यहाँ से इसको सिंपल यहाँ से खत्म करते हैं और उसके बाद
यहाँ से इस कोड को खत्म कर देते हैं और फिर यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है GCD, हमने उसकी प्रोटोटाइप लिखी है जो कि रिटर्न टाइप इंट है और फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं जैसे उसने कहा वही रखना पड़ेगा GCD। और इसके अंदर 2 इनपुट पैरामीटर्स हैं तो इस वजह से इंट कोमा इंट कर लेते हैं। आपकी मर्जी, वेरिएबल का नाम प्रोटोटाइप में लिखे ना लिखे की बात होती है, कोई मसला नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। अब हम क्या करते हैं कि मेन फंक्शन में सबसे पहले तो हम वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमने यूजर से वैल्यू लेनी है a b और एक r, जिसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करेंगे जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा यानी GCD होगा। अब हमने printf में यूजर से 2 नंबर्स गेट करने हैं, printf enter 2 नंबर्स, और उसके बाद scanf में हम नंबर्स गेट कर लेंगे %t a और b में मैंने दो वैल्यूज गेट कर ली। उसके बाद हमारे पास फंक्शन कॉल करने का प्रोसेस आता है, तो मैं यहाँ पर r के अंदर मैंने रिजल्ट स्टोर करना और r की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो r GCD मैंने फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर जो वैल्यूज मैंने पास करनी है a और b की पास करनी है। ये वैल्यूज पास हो गई तो फिर printf में हम क्या करेंगे, printf में हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे कि GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आप लिखना आपकी मर्जी है। तो GCD इज इक्वल्स टू %t, यहाँ पर हमने वैल्यू प्रिंट करनी है r की, जो भी r के अंदर वैल्यू आई होगी जो फंक्शन हमारा पास करेगा, रिटर्न करेगा, जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। उसके बाद रिटर्न 0 उसी तरह से। और फिर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे int GCD और GCD। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए m और n, और अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर GCD कैलकुलेट करना। उसके लिए सिंपल ये है कि आपने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं g और t, वो किस लिए करने हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। g, t 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए और g जो है उसको मैं वैल्यू दूंगा यहाँ पर 1, g को वैल्यू मैंने 1 दे दी यहाँ पर ही। और उसके बाद मैं यहाँ पर लूप लगाने वाला हूँ for, और for लूप में आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया int c इज इक्वल्स टू, और कंडीशन मैं लगा रहा हूँ c लेस देन इक्वल्स टू m, c लेस देन इक्वल्स टू m, और c प्लस प्लस करेंगे हम यहाँ पर c प्लस प्लस। और यहाँ पर for लूप की बॉडी में हमने क्या करना है, हमने एक if की कंडीशन लगानी है। if अगर m का हम मॉड लेते हैं c से, यानी c से डिवाइड करें m को, तो वो इक्वल आ जाए 0 के, और फिर एंड अगर हम n का मॉड लेते हैं c से तब भी 0 आ जाए, यानी अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर g जो है उसको वैल्यू दे देनी है आपने c की, यानी g जो है एक्चुअली इसके अंदर हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर स्टोर होगा, इसलिए हमने g को शुरू में 1 लिया हुआ, बाद में वो चेंज हो जाएगा। तो g इज इक्वल्स टू c। अगर 2 नंबर्स हैं और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कोई भी नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर 1 नहीं होगा उनका डिवाइजर। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 और 7 है तो 3 और 7 का जो कॉमन डिवाइजर है वो कोई भी नहीं है, तो इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 होगा। तो अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा वो, तो g की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 1 होगी, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप एंड हुआ और हम रिटर्न कर देंगे g की वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न g, यहाँ पे g रिटर्न होगा, रिटर्न होकर r में जाएगा और r की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसको समझिएगा जरा, देखें GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है कि 2 नंबर्स हैं और उनका जो कॉमन डिवाइजर है जो उन दोनों को डिवाइड करे, लेकिन ग्रेटेस्ट बड़े वाला, ठीक है, उसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। फॉर एग्जांपल 4 है और 8, तो इनको 2 भी डिवाइड करता है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 और 8 का 2 है, लेकिन उसके बाद 4 भी इन दोनों को डिवाइड करता है। 4 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तब भी हो जाता है, और अगर हम 8 से डिवाइड करें तब भी हो जाता है। तो इसके बाद 8 तक हमने देखना होता है, 8 से ग्रेटर नंबर देखेंगे तो करेगा नहीं, तो 4 तक हमने देखा, हमने 5 से देखा तो नहीं हुआ, 6 7 8 तक तो दोनों को कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो 4 होगा। इस तरह से हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना था। तो हमने एक लूप लगाया c जिसकी वैल्यू में 2 से शुरू की है, 1 तो चेक करना नहीं, 1 तो सबको करेगा, लेस देन इक्वल्स टू m की, या m की जो भी वैल्यू यूजर ने दी होगी, एक जो भी वैल्यू उसने दी है वहां तक हम लूप को ले लेंगे। और उसके बाद c में प्लस प्लस किया और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है। अगर तो c की वैल्यू वो हुई जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है तो g को वो वैल्यू मिल जाएगी, वरना
जी की वैल्यू 1 ही रहेगी और वही वहाँ पर प्रिंट होगी। तो इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं और यहाँ पर एक एरर है और GCB यहाँ पर देखें मैंने GCB लिखा है, यहाँ पर एक्चुअली GCD आना था, तो टाइपिंग मिस्टेक है। कंपाइल एंड रन करते हैं इसको और यहाँ पर आगे एंटर टू नंबर्स, 2 नंबर एंटर करना है, वही वाले नंबर्स मैं देता हूँ 4 और 8। 4 8 दिया तो देखें GCD इज इक्वल टू 4, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 4 है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने किस तरह से इन 2 क्वेश्चंस को परफॉर्म किया, दोनों प्रोग्राम्स हमने सॉल्व किए, इनको एग्जीक्यूट किया और इनकी आउटपुट देखी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आपने ख़ुद भी इसको परफॉर्म करना है, ये मेरी एडवाइस है आपको। इंशाल्लाह जब आप इसको खुद परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको 100% समझ आएगी इसकी। बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।